नमस्कार दोस्तों, श्री जी ज्ञान सेंटर में हम आप लोग का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि संविधान का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है और ग्राम विकास अधिकारी और तमाम जितने भी एग्जाम होने वाले हैं सब एग्जाम को देखते हुए हमने आपको संविधान पढ़ाना शुरू कर दिया है। पॉलिटी की क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है। पॉलिटी का क्लास नंबर पहला आ चुका है जिसमें हमने सारे अनुसूचियों के बारे में बताया था, और दोस्तों क्लास नंबर 2 भी आ चुका है जिसमें मैंने पॉलिटी के पूरे भाग के बारे में बताया था कि कौन से भाग में क्या चीज का वर्णन किया गया है। आज हम लोग पॉलिटी का तीसरी क्लास लेने जा रहे हैं और पॉलिटी की तीसरी क्लास देखिएगा कि आज पॉलिटी की तीसरी क्लास भी जबरदस्त होने वाली है और यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर पूछा जाता है। आज पॉलिटी की क्लास में हमारी क्लास की शुरुआत जो हो रही है वो क्या होगी, भारत के राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे। भारत के राष्ट्रपति के बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। राष्ट्रपति के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। किसके बारे में? भारत के राष्ट्रपति के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्लियर है ना? अच्छा, आपको पता है कि भारत का जो एक हेड होता है जिसको मुखिया कहा जाता है वो कौन होता है बताइए? भारत का पहला नागरिक जो होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे भारत का राष्ट्रपति कहा जाता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये क्या है? ये भारत का पहला नागरिक होता है। क्लियर है ना? इस समय भारत के जो प्रेसिडेंट हैं राम गोविंद जी, वो क्या है? भारत के पहले नागरिक हैं। क्लियर है ना? अब बात आती है कि भारत के राष्ट्रपति की क्या क्या बातें हैं, कैसे इसको संविधान में पढ़ा जाए, इसकी बात करेंगे और कहां से क्वेश्चन उठता है। तो चलिए सबसे पहले इनके आर्टिकल्स की बात करें। इनके आर्टिकल्स की अगर बात करें तो ध्यान से देखिएगा, इसका पहला आर्टिकल आप लोग के सामने आता है, आर्टिकल नंबर 52। क्या आता है बच्चा? आर्टिकल नंबर 52 यानी 52। क्लियर है ना? आर्टिकल नंबर 52 में क्या है? कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। अनुच्छेद नंबर 52 में क्या है प्यारे बच्चों? अनुच्छेद नंबर 52 में है कि भारत का एक क्या होना चाहिए? भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। भारत का एक क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों? भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। क्लियर है ना? भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। ये आर्टिकल नंबर 52 में कहा गया है। क्लियर है ना? इनके पद के बारे में चर्चा किया गया है। किसके बारे में चर्चा किया गया है प्यारे बच्चों? इनके पद के बारे में चर्चा किया गया है। क्लियर है ना? अब इसकी बात आती है अगला, आर्टिकल नंबर क्या आता है बच्चा? आर्टिकल नंबर आता है 53। क्लियर है ना? क्या आता है? 53। आर्टिकल नंबर 53 में क्या है? कार्य एवं शक्ति के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति के बारे में बताया गया है। यानी भारत का राष्ट्रपति तो बना दिया किसी को, लेकिन उसका कार्य और शक्तियां क्या होंगी, ये आर्टिकल नंबर 53 में बताया गया है। क्लियर है ना? क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों का वर्णन किस आर्टिकल में है, तो आपको आंसर क्या टिक करना है? 53 में। क्लियर है ना? 53 में। चलिए आइए आर्टिकल नंबर हम लोग अगला बात करें प्यारे बच्चों। आर्टिकल नंबर आता है हमारा 54। क्या आता है? आर्टिकल नंबर हमारा आता है 54। 54 में क्या है? निर्वाचन है। 54 में क्या है बच्चा? निर्वाचन है। निर्वाचन है। क्लियर है ना? यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में चर्चा किया गया है। किसमें? 54। 4 में र आ रहा है, 54 में च से शुरू है। देखो 54 च से शुरू है, तो निर्वाचन में भी च आ रहा है। तो आपको याद होना चाहिए कि 54 आर्टिकल क्या है? निर्वाचन है। 54 आर्टिकल क्या है? निर्वाचन है। अब यहीं से देखो क्वेश्चन आपका जो मेन उठता है कि बताइए भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन का वर्णन किस आर्टिकल में है, तो आपका आंसर क्या होगा? 54 होगा। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करता कौन है। तो याद रखना, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है, ये आप लोग 4 पॉइंट याद रखना बच्चा। 4 पॉइंट याद रखना। चारों पॉइंट कौन कौन से हैं? पहला हमने लिखा लोकसभा। क्या लिखा हमने? पहला लिखा हमने लोकसभा, और दूसरा हमने क्या लिखा? राज्यसभा। क्या लिखा है? राज्यसभा। उसके बाद तीसरा हमने क्या लिखा है? विधानसभा। क्या लिखा है? विधानसभा। उसके बाद हमने एक और नाम लिखा है दिल्ली, और किसका? पांडुचेरी। क्या है?
पांडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनके विधानसभा की बात की गई है, इनके विधानसभा की बात की गई है। क्लियर है ना? ध्यान से सुनना, क्या क्या वर्ड लिखा है बड़ा ध्यान से देखो। कौन कौन से देते हैं? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली पांडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। याद रखना, इसमें आपको एक पॉइंट याद रखने वाली बात है, इसमें केवल निर्वाचित सदस्य होंगे, केवल निर्वाचित सदस्य। याद रखना, केवल निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित, केवल निर्वाचित सदस्य होंगे भैया, इस चीज का ध्यान रखना। निर्वाचन और मनोनयन में बड़ा अंतर है। निर्वाचन का मतलब जो जनता के द्वारा चुन कर आए होते हैं, और मनोनीत का मतलब होता है जो सांसद और विधायकों के द्वारा चुने जाते हैं, यानी मनोनीत कर लिए जाते हैं। लेकिन निर्वाचित का मतलब होता है जो जनता के द्वारा चुन कर आए हुए होते हैं। इस बात का ध्यान रखना है आप लोग को, इस बात का आप लोग हमेशा ध्यान रखना। क्लियर है ना? केवल निर्वाचित सदस्य कहां कहां के? लोकसभा के, राज्यसभा के, विधानसभा के, दिल्ली और पांडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ये ध्यान रखना, ये आपके पेपर में पूछता है, बच्चे यहीं परेशान हो जाते हैं। कभी कभी दे देता है लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के मनोनीत सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानमंडल के सदस्य, तो आपका होगा आंसर लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। क्लियर है ना? तो ध्यान से सुनना, आर्टिकल नंबर 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का वर्णन किया गया है, और राष्ट्रपति का निर्वाचन केवल निर्वाचित सदस्य करते हैं, वो भी कहां के? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और दिल्ली पांडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? क्या इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए अब आप इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। निर्वाचन विधि आया है, आर्टिकल नंबर अगला क्या है बच्चा? 55। क्या है? 55 में क्या है? निर्वाचन की विधि, निर्वाचन की प्रक्रिया ले लो। निर्वाचन की क्या है? प्रक्रिया है। निर्वाचन की प्रक्रिया यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, इसकी प्रक्रिया क्या है, ये 54 में यानी 55 में बताया गया है। किसमें बताया गया है? 55 में कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है, आखिर राष्ट्रपति का निर्वाचन होता कैसे है। जैसे मैं सांसद के निर्वाचन की बात करूं तो सांसद का जो निर्वाचन होता है बच्चा, वो प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष वैक्स मता अधिकार के द्वारा होता है, क्योंकि इसको डायरेक्ट जनता वोटिंग करती है। लेकिन राष्ट्रपति का ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति का एकल संक्रमणी है। क्या है? एकल संक्रमणी। ध्यान रखना, एकल संक्रमणी पद्धति है, एकल संक्रमणी पद्धति से इसका निर्वाचन किया जाता है। क्लियर है ना? द्विसत्वनात्मक बोल सकते हैं, एकल संक्रमणी बोल सकते हैं, अप्रत्यक्ष बोल सकते हैं। 3 वर्ड बोलेगा। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणी पद्धति है, या द्विसत्वनात्मक पद्धति है, या फिर बोलेगा अप्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव किया जाता है। अप्रत्यक्ष मतलब जनता के द्वारा इसका चुनाव नहीं होता, इस बात का ख्याल रहे। क्लियर है ना? निर्वाचन प्रक्रिया इसकी कैसी है? एकल संक्रमणी है, यानी अप्रत्यक्ष चुनाव इसका होता है, इस बात का ध्यान रहे। ये किस आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल नंबर 54 में कहा गया है। क्या प्यारे बच्चों यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब हम लोग 57 की बात कर लें, पुनर्निर्वाचन। आर्टिकल नंबर 57, ध्यान से देखना, आर्टिकल नंबर 57 की अगर बात करें, इसमें पुनर्निर्वाचन की बात किया गया है। पुनः निर्वाचन की बात किया गया है कि इसका दोबारा निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी, ये आपका 57 में कहा गया है। क्लियर है ना? किसमें कहा गया है प्यारे बच्चों? 57 में कहा गया है इसका पुनर्निर्वाचन। क्लियर है ना? 57 क्या है इसका? 57 पुनर्निर्वाचन है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? अब आइए हम लोग आगे की बात करें। 50 आपका क्या है? 57 हो गया। अब 60 की बात करेंगे, 61 की बात करेंगे। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो आपको करना है। तो आइए हम लोग अगला आर्टिकल की बात करें। नेक्स्ट आर्टिकल, बच्चा इसको हटा दे रहे हैं, आप जिसको शॉर्ट स्क्रीन लेना है ले सकते हैं। चलिए इसकी आर्टिकल की हम लोग बात करें तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल देखो अब क्या हम लोग लिखने वाले हैं। अगले आर्टिकल की जो हम लोग चर्चा करेंगे, ये बहुत ध्यान से देखिएगा। अगला आर्टिकल हमारा क्या होगा? अगला आर्टिकल हमारा होगा, आर्टिकल नंबर क्या होगा बच्चों? आर्टिकल नंबर क्या होगा? 60 होगा। 60 में क्या है? 60 में क्या है बच्चों? अब देखो राष्ट्रपति के शपथ की प्रक्रिया है। किसकी है? राष्ट्रपति की शपथ। राष्ट्रपति की शपथ की प्रक्रिया है, यानी 60 से 60, 60 से शपथ। राष्ट्रपति शपथ कैसे लेगा, कौन इसको शपथ दिलाएगा,
किस के बारे में कहां कहा गया है? आर्टिकल नंबर 60 में। अगर पूछेगा कि राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन कहां है तो क्या बताएंगे? आर्टिकल नंबर 60 बताएंगे। इसकी शपथ कौन दिलाता है बताइए? सुप्रीम कोर्ट का जज दिलाता है। कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का जज दिलाता है। कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का जज इसको शपथ दिलाता है। क्लियर है ना? इस समय सुप्रीम कोर्ट का जो भी जज होगा वो राष्ट्रपति को अभी क्या कराएगा? आगे चलकर जब भी राष्ट्रपति का होगा चुनाव, तो जो भी सुप्रीम कोर्ट का प्रेजेंट टाइम में जज होगा वही राष्ट्रपति का क्या करेगा? वही राष्ट्रपति का शपथ दिलाएगा। क्लियर है ना? अब उसके बाद आता है आर्टिकल नंबर क्या बताओ? आर्टिकल नंबर 61। आर्टिकल नंबर 61 में क्या है? महाभियोग। क्या है? महाभियोग। महाभियोग का वर्णन है। महाभियोग। क्लियर है ना? राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाया जाएगा। महाभियोग कब चलाया जाता है? या तो राष्ट्रपति देश का उल्लंघन कर रहा हो या राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन कर रहा हो तो उसके ऊपर महाभियोग चलाया जाता है। और महाभियोग मत जो है आपका दोनों सभा में किसी भी सभा से उठाया जा सकता है। क्लियर है ना? महाभियोग चलाने के लिए दोनों सभा में से, यानी कहने का मतलब लोकसभा में से और राज्यसभा में से किसी में से भी इसके लिए महाभियोग के लिए क्या उठाया जा सकता है? कोई भी आवाज उठाई जा सकती है। क्लियर है ना? लेकिन जब तक कोरम पूरा नहीं होगा तब तक इसके ऊपर महाभियोग नहीं चलाया जाएगा। क्लियर है ना? इसको महाभियोग चलाने के लिए इसको 14 दिन पहले सूचना दी जाती है। कितना दिन पहले सूचना दी जाती है प्यारे बच्चों? 14 डेज पहले सूचना दे दी जाती है राष्ट्रपति को कि आपके ऊपर भैया तैयार हो जाओ, महाभियोग चलाने वाले हैं। लेकिन महाभियोग तभी चलेगा जब लोकसभा या राज्यसभा या लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदस्य मिलकर उतना कंप्लीट संख्या में इसके ऊपर इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। क्लियर है ना? तो महाभियोग चलेगा। क्लियर है ना? ये महाभियोग का वर्णन किस में है? आर्टिकल नंबर किस में है भैया? आर्टिकल नंबर 61 में है। क्लियर है ना? यहां पर राष्ट्रपति को 14 दिन पहले क्या दिया जाता है? 14 दिन पहले इनको बताया जाता है। क्लियर है ना? ये तो आपका 61 हो गया। क्लियर है ना? अब आता है आर्टिकल नंबर 72। क्या आता है प्यारे बच्चों? आर्टिकल नंबर 72 आता है। आर्टिकल नंबर 72 में क्या है? ध्यान से सुनना। आर्टिकल नंबर 72 में है भैया क्षमादान की शक्ति है। क्षमादान की शक्ति मतलब कहने का मतलब कोई भी अपराधी, कोई भी क्रिमिनल अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से उसे अगर सजा सुना दी जाती है और उसको बचने का कोई भी चांस अगर भारत में नहीं रहता है तो उसके पास मात्र एक ही चारा है कि वह माफीनामा की अर्जी राष्ट्रपति के सामने जाकर गुहार लगाए। राष्ट्रपति के सामने जाकर गुहार लगाए कि राष्ट्रपति जी मुझे माफ करिए, मेरी गलती को माफ करिए। तो राष्ट्रपति के अगर मन में आता है, राष्ट्रपति पूरा ब्यौरा देखेगा, अगर राष्ट्रपति को लगता है कि नहीं ये माफ करने योग्य व्यक्ति है तो क्या करेगा? आर्टिकल नंबर 72 के तहत उसे क्या कर देगा? क्षमादान कर देगा, माफ कर देगा। क्लियर है ना? आपको पता है कि जब आपका एक मुंबई ताज होटल पर जब बहुत बड़ा बम विस्फोट आतंकवाद घुसे थे, उसी में एक पकड़ा गया था कसाब। कसाब का नाम सुना होगा। कसाब को पूरे कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी थी। लास्ट में यह सुनने में आ रहा था कि कसाब राष्ट्रपति से माफीनामा मांगेगा। लेकिन उस समय प्रधान राष्ट्रपति कौन थे? हमारे देश के बहुत बड़े साइंटिस्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे भारत के, जब कसाब को फांसी की सजा सुनाई गई थी। लेकिन कसाब ने फांसी के लिए क्षमादान की याचना नहीं किया था, उसे फांसी हो गई थी। अगर करता तो राष्ट्रपति अगर उसे समाधान की याचना देना चाहते, अगर देते तो किस अनुच्छेद के तहत देते भैया? अनुच्छेद नंबर 72 के तहत देते। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? तो क्षमादान की शक्ति किस में है? आर्टिकल नंबर 72 में है। क्लियर है ना? आओ आगे की बात करें। अब हम लोग अगले आर्टिकल की बात करें। आर्टिकल नंबर हमारे पास क्या आ जाता है? ध्यान से देखो। आर्टिकल नंबर हमारे पास अगला आता है क्या? 85। क्या आता है बच्चों? आर्टिकल नंबर आता है, अब देखो ध्यान से, आर्टिकल नंबर आता है 85। क्या आता है? आर्टिकल नंबर आता है 85। 85 में क्या है? लोकसभा को भंग करने का शक्ति है। किसको है? लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसमें है? राष्ट्रपति में है। लोकसभा को कौन भंग करता है? क्वेश्चन पूछा गया, लोकसभा कौन भंग कर सकता है? तो लोकसभा को कौन भंग करता है? राष्ट्रपति करता है। किस आर्टिकल के तहत? 85 आर्टिकल के तहत लोकसभा को भंग करने की जो शक्ति है वो किसमें निहित है? वो राष्ट्रपति में निहित है। क्लियर है ना? अब ध्यान से सुनिए, अगर
राज्यसभा को भंग करने की बात किया जाए तो नहीं, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा क्या है, अस्थाई है। राज्यसभा क्या है, अस्थाई सदन है, और ये क्या है, अस्थाई सदन है। ये कभी भी राष्ट्रपति चाहेगा तो 85 के तहत क्या करेगा, लोकसभा को भंग कर सकता है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? चलो अब आता है हमारे पास आर्टिकल नंबर कितना, 108 की बात कर लो। किसकी बात कर लो, आर्टिकल नंबर 108। 108 में क्या है बेटा, 108 में है संयुक्त अधिवेशन। क्या है, संयुक्त अधिवेशन। क्या है, संयुक्त अधिवेशन है, संयुक्त अधिवेशन। क्लियर है ना? अब संयुक्त अधिवेशन क्या है, लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन, यानी संयुक्त अधिवेशन लोकसभा राज्यसभा के संयुक्त बैठक को बुलाता है। किस आर्टिकल के तहत, 108 आर्टिकल के तहत। क्लियर है? लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। 108 के तहत क्या है, संयुक्त बैठक है। क्या इतनी बात क्लियर है? अब हमारे पास आता है आर्टिकल नंबर 123, 123। 123 जो है अध्यादेश। अध्यादेश, राष्ट्रपति के पास शक्तियां हैं, वह अध्यादेश जारी करता है। क्या करता है, अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत, 123 के तहत। किसके तहत, 123 के तहत। क्लियर है ना? अब इतनी बात क्लियर हो गई। ये आपकी राष्ट्रपति की शक्तियां थी, जिसके बारे में हमने राष्ट्रपति के बारे में बताया कि राष्ट्रपति के आर्टिकल थे जो आपको याद करने थे। 85 याद कर लेना, लोकसभा को भंग करता है। 108 याद कर लेना, संयुक्त अधिवेशन है। 123 याद कर लेना, अध्यादेश जारी करने की बात किया है। क्लियर है ना? अब इसके बाद 3 इसमें और भी शक्तियां निहित हैं, जो तीनों की हम लोग बात करेंगे। 3 इसमें और भी शक्तियां हैं, जरा ध्यान से देखो। इन तीनों शक्तियों की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। ध्यान से देखो, इन तीनों शक्तियों की अगर हम लोग चर्चा करें, इन तीनों शक्तियों की अगर हम लोग चर्चा करें प्यारे बच्चों, तो इसमें एक आर्टिकल नंबर इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितना, 352। उसके बाद अगला आर्टिकल आता है इसका 356। फिर अगला आर्टिकल इसका आता है कितना, 360। क्लियर है ना? अब देखो ध्यान से, अब इसमें क्या है, इसमें है आपातकाल। क्या है, आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल की बात किया है। क्लियर है ना? अब ध्यान से देखो कि भारत पर अगर किसी प्रकार की समस्या हो जाए तो राष्ट्रपति क्या करता है, आपातकाल की घोषणा कर देता है। क्लियर है ना? भारत में अगर किसी प्रकार की समस्या हो जाए तो राष्ट्रपति क्या करता है, आर्टिकल नंबर 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर देता है। अब तक भारत में 3 बार आपातकाल लग चुका है प्यारे बच्चों। अब तक भारत में 3 बार आपातकाल लग चुका है। सबसे पहले लगा था आपातकाल 1900, आपको पता होगा 62 में, 1962 में जब चाइना के साथ युद्ध हुआ था, भारत और चाइना जब युद्ध हुआ था 1962 में, उस समय भारत आपातकाल लगाया था। क्लियर है ना? उसके बाद आता है 1971। 1971 में क्या हुआ था, पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था, पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था 1971 में, उस समय भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। क्लियर है ना? इसके बाद लास्ट जो लगा है 1975, यानी बांग्लादेश के साथ प्रॉब्लम्स जो बांग्लादेश के साथ था, बांग्लादेश की जब अलग हुआ था, बांग्लादेश के साथ जो प्रॉब्लम आई थी उसमें हुआ था 1975 में। तो अभी तक आपातकाल कितनी बार लग चुका है भारत में, अभी तक आपातकाल कितनी बार लग चुका है बेटा, अभी तक भारत में आपातकाल 3 बार लग चुका है। क्लियर है ना? अब 356 की बात करें, देखो 356 में है राष्ट्रपति शासन। क्या है, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन की अगर हम लोग बात करें तो बच्चा राष्ट्रपति शासन 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन तो हर राज्यों में अलग अलग टाइम पे लगता रहता है। तो भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा था, तो याद रखना पंजाब एक ऐसा राज्य है, पंजाब एक ऐसा राज्य है जो सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा था। क्वेश्चन पूछता है कि भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा था, तो आप लोग क्या बताएंगे, पंजाब में लगा था। क्या बताएंगे बच्चा, पंजाब में। ठीक है ना? चलिए, क्लियर है ना? अब देखो ध्यान से, ये आपका पंजाब लिखा हुआ है, ठीक है ना? ये ध्यान से देखेंगे, पंजाब। क्लियर है ना? अब इसके बाद आता है लास्ट में 360। 360 में है वित्तीय आपातकाल। क्या है बच्चा, वित्तीय। यहां देखो
वित्तीय आपातकाल है। वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल आज तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है। वित्तीय आपातकाल भारत में आज तक एक बार भी नहीं लगा है। याद रखना कि वित्तीय आपातकाल एक बार भी न लगने की वजह से भारत आज भी सुरक्षित है। वित्तीय आपातकाल एक बार लग जाता 1991 में, लेकिन उस समय हमारे देश के गवर्नर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। और डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन है जो वित्तीय आपातकाल भारत को वित्तीय आपातकाल लगने से बचाया था। क्लियर है ना? इन्होंने एलपीजी लाया था। क्या लाया था? एलपीजी, जो इकोनॉमिक्स में आगे चल के पढ़ेंगे, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और आपका ये आगे चलकर जब आप लोग पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि एलपीजी क्या है। एलपीजी मॉडल कौन लाया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लाए थे। उस समय हमारे देश के क्या थे? गवर्नर थे। क्या थे वो? उस समय हमारे देश के गवर्नर थे। क्लियर है ना? इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें अर्थशास्त्र का जनक कहा जाने लगा। उसी समय से उन्हें अर्थशास्त्र का जनक कहा जाने लगा। तो आज हम लोग राष्ट्रपति के बारे में इतनी सारी चीजें आपको बताया है। क्लियर है ना? और राष्ट्रपति का एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। प्यारे बच्चों, ध्यान से पढ़ लो, राष्ट्रपति इससे एक भी बाहर होने वाला नहीं है। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।